Hello everybody, welcome to Tech Horizons. सो फ्रेंड्स, हमने पिछले लेक्चर के अंदर कंप्लीट किया था हमारा पूरा फाइल मेन्यू एंड इस वाले लेक्चर के अंदर हम क्लियर करने वाले हमारा पूरा होम मेन्यू। होम मेन्यू के अंदर हमको जितनी भी चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही है, इन सारी चीज़ों को हम आज क्लियर करने वाले हैं। इन सारे टूल्स को हम आज क्लियर करने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर। होम मेन्यू के अंदर सबसे पहले जो चीज़ हमको दिखाई दे रही है क्लिपबोर्ड के अंदर आपको दिखाई दे रहा है कट, कॉपी, पेस्ट वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पर कॉपी पेस्ट तो हम सब जानते ही है, मोबाइल के अंदर नॉर्मली कॉपी या पेस्ट करते रहते हैं। तो कॉपी या पेस्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है हमको, वर्ड के अंदर कॉपी या पेस्ट करने के लिए यहाँ पर हम कुछ मैटर पहले लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या होता है, वर्ड के अंदर एक फॉर्मूला होता है इस तरीके से, = RAND रैंड एंड शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज एंड फिर आपको इंटर करना है। इंटर आपको ब्रैकेट क्लोज करने के बाद करना है। अगर आप यहाँ पर बीच में आकर के इंटर करोगे, ब्रैकेट्स के बीच में आकर के, तो यहाँ पर इस तरीके से ब्रैकेट इंटर होगा नीचे की तरफ, इसलिए आपको लास्ट में आकर के इंटर करना है। लास्ट में आकर के आप इंटर करोगे तो यहाँ पर इस तरीके से कुछ पैराग्राफ्स इंसर्ट हो जाएंगे। इन पैराग्राफ्स के ऊपर यहाँ पर हम नॉर्मली कुछ प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे कट। पहले हमको जो दिखाई दे रहा है कट दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ पैराग्राफ्स है। अब यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है कट एंड कॉपी, ये दोनों ऑप्शन अभी विजिबल नहीं है। ठीक है, ये विजिबल क्यों नहीं है? ये विजिबल इसीलिए नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पर किसी मैटर को अभी तक के सिलेक्ट नहीं किया है। ये ऑप्शन जब विजिबल होते हैं जब यहाँ पर हम किसी मैटर को सिलेक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर हमने इतने मैटर को सिलेक्ट किया, उसके बाद ये दोनों ऑप्शन यहाँ पर विजिबल हो चुके हैं। हम कट भी कर सकते हैं एंड कॉपी भी कर सकते हैं। कट का यूज़ क्या होता है, नॉर्मली हम सबको मालूम है। कट का यूज़ ये होता है कि हम ये जो मैटर दिखाई दे रहा है, ये जिस जगह पर है यहाँ से हट जाएगा, मतलब कट हो जाएगा एंड दूसरे किसी जगह पर जाकर के हम इसको पेस्ट कर सकते हैं। नॉर्मल इसको हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर कट पर जाएंगे, कट करेंगे एंड यहाँ पर हमको इसको नीचे पेस्ट करना है लास्ट में। तो यहाँ पर लास्ट में आ जाएंगे एंड पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के लिए यहाँ पर आपको क्लिक करना है, नीचे यहाँ पर क्लिक नहीं करना है, वो दूसरा पेस्ट फ्रॉम वगैरह उसके अंदर आ जाता है। तो आपको पेस्ट नॉर्मली करना है तो यहाँ पर आपको इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे डायरेक्टली तो हमारे पास पेस्ट हो जाएगा ये जो हमने कट किया था। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट फिर यहाँ पर हमारा कॉपी, Ctrl+Z किया हमने। Ctrl+Z जो होती है हमारी शॉर्टकट की होती है प्रीवियस वाली पोजीशन में जाने के लिए, मतलब पीछे वाली पोजीशन में जाने के लिए। एंड Ctrl+Y जो होती है वो हमारी आगे वाली पोजीशन में जाने के लिए, मतलब नेक्स्ट वाली पोजीशन में जाने के लिए। जैसे यहाँ पर हम Ctrl+Y करेंगे तो यहाँ पर हम आगे वाली पोजीशन में चले गए एंड Ctrl+Z करेंगे तो यहाँ पर हम पीछे वाली पोजीशन में आ जाएंगे, जो मतलब पीछे वर्क हमने किया था उस पोजीशन में। तो यहाँ पर हमने देख लिया कट की शॉर्टकट की क्या होती है, कट की शॉर्टकट की होती है Ctrl+X। ठीक है, कंट्रोल दबा कर रखना है, X दबाना है तो कट हो जाएगा। उसके बाद फिर आता है कॉपी करने के लिए। यहाँ पर नॉर्मली हम कॉपी करने के लिए इस मैटर को सिलेक्ट करेंगे। जैसे मान लो हमको इस मैटर को कॉपी करना है तो कॉपी करने के लिए इसको सिलेक्ट किया एंड कॉपी पर क्लिक किया एंड यहाँ पर इसको नीचे पेस्ट करना है। यहाँ पर तो ये मैटर है ही, अब हमको इसको यहाँ पर नीचे भी पेस्ट करना है। तो यहाँ पर हमने इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पर नीचे आने के बाद इसको पेस्ट कर देंगे तो ये मैटर हमारा यहाँ पर भी पेस्ट हो जाएगा जैसा यहाँ पर था। ठीक है, तो ये कट एंड कॉपी एंड पेस्ट तीनों क्लियर हो गए। ठीक है, नेक्स्ट फिर यहाँ पर हमारा रहेगा फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर को समझने से पहले हम यहाँ पर फॉन्ट के अंदर हमको जितनी भी चीज़ें दी गई है उन सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे। ये सारी चीज़ें क्लियर होने के बाद हम फॉर्मेट पेंटर को समझ सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो पहले यहाँ पर हम फॉन्ट के अंदर जितनी भी चीज़ें दी गई है हमको उन सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे। फॉन्ट के अंदर जो हमको सबसे पहली चीज़ दी गई है वो है यहाँ पर फॉन्ट। इसको हम फॉन्ट फैमिली भी बोलते हैं, है ना। फॉन्ट फैमिली के अंदर क्या होता है कि हमको बहुत सारे यहाँ पर स्टाइलिश फॉन्ट्स दिए रहते हैं जिनको हम अप्लाई कर सकते हैं अपने टेक्स्ट वगैरह के ऊपर, अपने मैटर के ऊपर। ठीक है, जैसे यहाँ पर कुछ पैराग्राफ्स अभी लिखे हुए हैं, इन पैराग्राफ्स को हमने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम जाएंगे फॉन्ट फैमिली के ऊपर। फॉन्ट फैमिली पर जाने के बाद यहाँ पर हमको बहुत सारी स्टाइल दिखाई दे रही है। जैसे देखिए, अब जैसे ही मैं इस वाली अल्जेरियन वाली फॉन्ट की स्टाइल के ऊपर अपना माउस का कर्सर लेकर के गया तो यहाँ पर हमारा जो सिलेक्टेड मैटर था, इस सिलेक्टेड मैटर के ऊपर हमारा अल्जेरियन वाली फॉन्ट स्टाइल अप्लाई हो चुकी है। ठीक है, होती हुई दिखाई दे रही है अप्लाई। उसके बाद यहाँ पर नीचे एरियल ब्लैक है। इस तरीके से यहाँ पर बहुत सारे फॉन्ट स्टाइल आते हैं, अपनी नीड के अकॉर्डिंग हम कोई सा भी ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो नॉर्मली हमारा डॉक्यूमेंटेशन वर्क के लिए फॉन्ट स्टाइल चलता है वो चलता है कैलिब्री बॉडी हमारा नॉर्मली।
डॉक्यूमेंटेशन वर्क के लिए हम यूज़ करते हैं, ये ज़्यादातर यूज़ होता है। ठीक है, ये जो पैराग्राफ्स इंसर्ट होते हैं यहाँ पर, ये भी बाय डिफ़ॉल्ट कैलिब्री बॉडी के अंदर ही इंसर्ट होते हैं, कैलिब्री लैंग्वेजेस के कैलिब्री फॉन्ट स्टाइल के अंदर भी इंसर्ट होते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है फ़ॉन्ट साइज़। फ़ॉन्ट साइज़ के अंदर हम क्या कर सकते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ के अंदर हम इस फ़ॉन्ट का साइज़ बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पर आपको ये जितने भी दिखाई दे रहे हैं फॉर्मेट के अंदर, ये फ़ॉन्ट के अंदर जितने भी ये फॉर्मेट्स दिखाई दे रहे हैं, इन सभी को हम फॉर्मेट्स बोलते हैं। ठीक है, ये सभी फॉर्मेट्स कहलाते हैं। यहाँ पर इन सभी फॉर्मेट्स को अप्लाई करने के लिए यहाँ पर हमको किसी मैटर को सिलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, अगर हम किसी मैटर को सिलेक्ट नहीं करेंगे और सिंपली नॉर्मल क्लिक रहने देंगे, यहाँ पर जैसे हमने अभी कुछ सिलेक्ट नहीं किया है, यहाँ पर हमने क्लिक कर रखा है, अब उसके बाद हम कुछ भी यहाँ पर फ़ॉन्ट की स्टाइल वगैरह चेंज करते रहे या फिर फ़ॉन्ट साइज वगैरह बढ़ाते रहे, कम करते रहे, उसका फ़र्क नहीं पड़ेगा, इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हमने कोई मैटर सेलेक्ट नहीं कर रखा है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को अप्लाई करने के लिए किसी न किसी मैटर को हमको सिलेक्ट करना पड़ता है। सिलेक्ट करने के बाद हम इन फॉर्मेट्स को अप्लाई कर सकते हैं उस टेक्स्ट के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इस मैटर को सिलेक्ट किया, इतने मैटर को, एंड यहाँ पर हम इसका फ़ॉन्ट का साइज़ बढ़ा सकते हैं। फ़ॉन्ट का साइज़ यहाँ पर हमको अभी 11 चल रहा है। उसके बाद यहाँ पर लास्ट जो रेंज दी उसने 72 दी है, लेकिन अगर हमको 72 से बड़ा साइज़ चाहिए तो यहाँ पर हम इस बॉक्स के अंदर टाइप कर सकते हैं। जैसे हमको 200 का चाहिए तो यहाँ पर हमने टाइप कर दिया 200 एंड इंटर, तो ये 200 का साइज़ हो गया। ठीक है, इस तरीके से साइज़ को अपनी नीड के अकॉर्डिंग हम कितना भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है ग्रो फॉन्ट एंड श्रिंक फॉन्ट। ग्रो फॉन्ट एंड श्रिंक फॉन्ट भी इसको हम बोलते हैं, है ना। ग्रो फॉन्ट एंड श्रिंक फॉन्ट से क्या होता है, यहाँ पर हमारे फॉन्ट का साइज़ बड़ा छोटा होता है। ठीक है, यहाँ पर हम जितने इसके ऊपर क्लिक करेंगे उतना हमारे फॉन्ट का साइज़ बड़ा होता जाएगा, एंड जितना इसके ऊपर डिक्रीज के ऊपर क्लिक करेंगे उतने हमारे फॉन्ट का साइज़ कम होता जाएगा। इसको हम श्रिंक फॉन्ट बोलते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है चेंज केस, इसको हम चेंज केस बोलते हैं। इन सारे टूल्स, इन सारे फॉर्मेट्स के नाम आपको याद होना ज़रूरी है। जैसे मैं आपको नाम के साथ समझा रहा हूँ, जैसे इसको फॉन्ट फैमिली बोलते हैं, इसको फॉन्ट साइज बोलते हैं, इसको ग्रो फॉन्ट, इसको श्रिंक फॉन्ट बोलते हैं, इसको चेंज केस बोलते हैं। इस तरीके से यहाँ पर मैं आपको जितने भी समझा रहा हूँ सबको नेम के साथ समझा रहा हूँ। ठीक है, नेम के साथ बोल करके समझा रहा हूँ, तो आपको भी इनके नेम याद करने हैं ना। जैसे ये बोल्ड है, ये इटैलिक है, ये अंडरलाइन है, इस तरीके से आपको इनके नाम याद होने चाहिए, एंड इनके नाम के साथ साथ इनका काम भी मालूम होना चाहिए कि ये चीज़ किस काम के लिए यूज़ होती है। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ कब काम में आएगी, जब आप किसी जगह पर जॉब करने के लिए जाओगे, वहाँ पर आप कोई डॉक्यूमेंटेशन वर्क करोगे, एंड जो आपका बॉस होगा, जो आपका मैनेजर होगा, वो आपको सामने से कहेगा कि इस टेक्स्ट के ऊपर, इस मैटर के ऊपर बोल्ड अप्लाई करो, या फिर इसको इटैलिक करो, या फिर इसके फ़ॉन्ट की फैमिली चेंज करो, या फिर इसका साइज़ बड़ा छोटा करो। तो वो चीज़ आपको मालूम होना चाहिए कि बोल्ड किसको बोलते हैं, इटैलिक किसको बोलते हैं, अंडरलाइन किसको बोलते हैं। ठीक है, और वो चीज़ कहाँ पर होती है, तो फिर वो चीज़ आपको इस तरीके से हेल्प करेगी कि आपको पहले से पता होगा कि बोल्ड इसको बोलते हैं, इटैलिक इसको बोलते हैं, अंडरलाइन इसको बोलते हैं, स्ट्राइक थ्रो इसको बोलते हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर है। उसके बाद ये हमारा ग्रो फॉन्ट एंड श्रिंक फॉन्ट हो गया। उसके बाद फिर आ जाता है नेक्स्ट चेंज केस। चेंज केस को हम लास्ट में देख लेंगे, चेंज केस को अभी हम नहीं देखते हैं। उसके पहले यहाँ पर हम आगे बढ़ जाते हैं क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग को भी हम लास्ट में देखेंगे, है ना। मतलब ये पूरा पढ़ने के बाद क्लियर फॉर्मेटिंग, चेंज केस एंड फॉर्मेट पेंटर, इन तीनों को हम लास्ट में देखेंगे। पहले हम यहाँ पर नीचे वाले पूरे क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, अब उसके बाद नीचे दिखाई दे रहा है हमको, इसको हम बोलते हैं बोल्ड। बोल्ड का यूज़ क्या होता है, बोल्ड का यूज़ होता है नॉर्मली हमारे मैटर को या फिर हमारे फॉन्ट को बोल्ड करना, मतलब डार्क करना। ठीक है, देखो अब यहाँ पर जो ये वाला फॉन्ट दिखाई दे रहा है, ये थोड़ा डार्क दिखाई दे रहा है ना, और ये जो नीचे वाला फॉन्ट है ये नॉर्मली डार्क नहीं दिखाई दे रहा, मतलब नॉर्मली फॉन्ट के अंदर दिखाई दे रहा है, नॉर्मली उसकी विड्थ है ना। अब यहाँ पर हमने इसके ऊपर बोल्ड अप्लाई किया है। अब बोल्ड को फिर से हटाने के लिए यहाँ पर हम इस पूरे मैटर को सिलेक्ट करेंगे एंड इसको कर देंगे अनबोल्ड। ठीक है, तो ये अनबोल्ड हो जाएगा। ठीक है, मतलब नॉर्मल इसके जैसा हो जाएगा। उसके बाद फिर आता है नेक्स्ट हमारा इटैलिक, इसको हम इटैलिक बोलते हैं। इटैलिक से क्या होता है, इटैलिक से ये होता है कि हमारा जो मैटर दिखाई दे रहा है वो थोड़ा सा इटैलिक हो जाता है, मतलब इस तरीके से कर्सिव राइटिंग के अंदर जिस तरीके से हम लिखते हैं ना, वैसे हमारा फॉन्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट आ जाता है अंडरलाइन। अंडरलाइन के अंदर हमको किसी लाइन को अंडरलाइन करना है। ठीक है, तो अंडरलाइन करने के लिए उस लाइन को सिलेक्ट करेंगे, जितनी लाइन को हमको अंडरलाइन करना है उतनी लाइन को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम अंडरलाइन अप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर हमारी उस लाइन के नीचे एक अंडरलाइन अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, अब हम इस अंडरलाइन का कलर भी चेंज कर सकते हैं एंड इसकी स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। आपको यहाँ पर इस अंडरलाइन के साइड में एक डाउन एरो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर
इस डाउन एरो के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नीचे बहुत सारी अंडरलाइन की स्टाइल्स आ जाती है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर अंडरलाइन का कलर भी आ जाता है, तो कलर भी हम अप्लाई कर सकते हैं हमारी अंडरलाइन के ऊपर, ओके। फिर यहाँ पर नेक्स्ट आ जाता है स्ट्राइक थ्रो, इसको हम स्ट्राइक थ्रो बोलते हैं। स्ट्राइक थ्रो का यूज़ क्या होता है? स्ट्राइक थ्रो का यूज़ ये होता है कि हमारा कोई मैटर ऐसा लिखा हुआ रहता है जिसको हमको बीच में से क्रॉस करना रहता है। जैसे हम राइटिंग वर्क कोई करते हैं, उस कंडीशन के अंदर अगर हमसे कुछ वर्ड या फिर कुछ कैरेक्टर गलत लिखा जाते हैं, है ना, कुछ राइटिंग वर्क हमसे गलत लिखा जाता है, तो उसको क्रॉस करने के लिए हम इस तरीके से स्ट्राइक थ्रो का यूज़ करते हैं, मतलब उसके ऊपर बीच में क्रॉस कर देते हैं, मतलब वो मैटर हमारा गलत लिखा गया है, ठीक है। उस चीज़ को हम स्ट्राइक थ्रो बोलते हैं। तो वही स्ट्राइक थ्रो यहाँ पर अपने वर्ड के अंदर भी हम अपने मैटर के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अब ये स्ट्राइक थ्रो किन कंडीशंस के अंदर यूज़ होता है? ये स्ट्राइक थ्रो उन कंडीशंस के अंदर यूज़ होता है जहाँ पर हम बैक स्पेस नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि वर्ड के अंदर तो नॉर्मली हमको बैक स्पेस का उसमें ऑप्शन दे रखा है कि हम कोई सा वर्ड कोई सा कैरेक्टर या फिर कोई सा वर्ड या फिर फॉन्ट हमसे गलत लिखा गया है या फिर गलत टाइप हो गया है, तो उसको हम बैक स्पेस करके हटा सकते हैं। लेकिन स्ट्राइक थ्रो उसने क्यों दे रखा है? स्ट्राइक थ्रो उसने हमको इसलिए दे रखा है क्योंकि हम उसको ऐसी कंडीशंस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पर हम बैक स्पेस नहीं कर सकते। अब ऐसी कंडीशंस कहाँ पर आती है? तो ऐसी कंडीशंस ऐसी जगह पर आती है जहाँ पर, जैसे मान लो मार्केट के अंदर कोई मोबाइल सेल होता है 10,000 का, ठीक है, ये उसकी प्राइस होती है ना, लेकिन वो सेल होता है 8,000, जो उसका 8,000 प्राइस हो गया, है ना। अब यहाँ पर जो उसकी रियल प्राइस होगी, उस रियल प्राइस के ऊपर क्या करेंगे, वो इस तरीके से स्ट्राइक थ्रो अप्लाई कर देंगे, जिससे क्या होगा, उसकी जो सेलिंग प्राइस है वो शो होगी और जो रियल प्राइस है वो हाइड हो जाएगी, वो क्रॉस हो जाएगी, मतलब देखने वाले को पता चल जाएगा कि ये इस प्राइस के अंदर नहीं बल्कि इस प्राइस के अंदर मिल रहे हैं, ठीक है। तो इस कंडीशंस के अंदर जहाँ पर हम बैक स्पेस नहीं कर सकते वहाँ पर हम स्ट्राइक थ्रो का यूज़ करते हैं, ठीक है, क्लियर है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है हमारा, इसको हम बोलते हैं सबस्क्रिप्ट, इसको हम बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है। सबस्क्रिप्ट एंड सुपर स्क्रिप्ट हमारा नॉर्मली फॉर्मूलाज के अंदर यूज होते हैं, है ना। जैसे हमारा फॉर्मूला होता है मैथ्स के अंदर x², उसके बाद केमिस्ट्री के अंदर होता है CO2, उसके बाद फिर होता है एक H2O, है ना। इस तरीके से फॉर्मूलाज हमारे होते हैं। तो इन फॉर्मूलाज के अंदर जो हमारा 2 होता है वो ऊपर या नीचे की तरफ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर x² के अंदर हमारा जो 2 होता है वो ऊपर की तरफ होता है। तो x² के अंदर 2 को ऊपर ले जाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 को सिलेक्ट करेंगे एंड इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे हम सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है, क्योंकि सुपर स्क्रिप्ट जो होता है वो ऊपर ले जाने के लिए होता है, ठीक है। ये सुपर स्क्रिप्ट हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पर जो CO2 है, तो CO2 के अंदर हमारा 2 नीचे की तरफ होता है, तो यहाँ पर हम कर देंगे सबस्क्रिप्ट, तो ये नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर इस 2 को भी सिलेक्ट करेंगे एंड इसको भी कर देंगे सबस्क्रिप्ट, तो ये नीचे आ जाएगा, ओके, क्लियर है। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको जिसको ऊपर या नीचे भेजना है उसी को सिलेक्ट करना है, ठीक है। अगर आप पूरे फॉर्मूले को सिलेक्ट करोगे और उसके बाद सबस्क्रिप्ट या सुपर स्क्रिप्ट अप्लाई करोगे तो पूरा फॉर्मूला छोटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है कि जिसको ऊपर या नीचे भेजना है केवल उसी को सिलेक्ट करना है, ठीक। फिर नेक्स्ट आ जाएगा यहाँ पर हमारा टेक्स्ट इफेक्ट। टेक्स्ट इफेक्ट के अंदर हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट के ऊपर कोई इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा ये मैटर लिखा हुआ है, इस मैटर को हमने सेलेक्ट किया। अब इस मैटर के अंदर हम इस तरीके के बहुत सारे इफेक्ट यहाँ पर हमको दिए रहे हैं, इन इफेक्ट को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। देखो जितने भी इफेक्ट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं उनके ऊपर हम जैसे कर्सर लेकर के जा रहे हैं वो यहाँ पर हमारे इस मैटर के ऊपर अप्लाई हो रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से बहुत सारा स्टाइलिश वर्क हम वर्ड के अंदर कर सकते हैं, है ना। उसके बाद फिर यहाँ पर आ जाएगा नेक्स्ट हमारा हाईलाइट कलर, टेक्स्ट हाईलाइट कलर जिसको हम बोलते हैं। टेक्स्ट हाईलाइट कलर से यहाँ पर हम इस टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने इतने मैटर को सिलेक्ट किया एंड यहाँ पर हाईलाइट कलर के ऊपर जाएंगे एंड हमने हाईलाइट कलर अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा इतने मैटर के ऊपर हाईलाइट कलर अप्लाई हो गया है। अब हाईलाइट करने के लिए यहाँ पर हम नॉर्मली कम चीज़ों को हाईलाइट करते हैं, तो यहाँ पर हमने इतना सेलेक्ट किया एंड इसके ऊपर हाईलाइट कलर अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से नॉर्मली हम चीज़ों को हाईलाइट कर सकते हैं। उसके बाद फिर आ जाता है नेक्स्ट हमारा फ़ॉन्ट कलर। फ़ॉन्ट कलर से हम क्या कर सकते हैं, फ़ॉन्ट कलर से इस फ़ॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने इतना फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लिया एंड इसका कलर हमको चेंज करना है, तो यहाँ पर हम फ़ॉन्ट कलर पर जाएंगे एंड इसका कलर चेंज कर देंगे, तो इसका कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से फ़ॉन्ट को हाईलाइट भी कर सकते हैं एंड उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं एंड उसके ऊपर स्टाइल वाले इफेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। Ctrl Z किया। उसके बाद फिर नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर हमारा पैराग्राफ।
पैराग्राफ पढ़ने से पहले यहाँ पर हमने जो पीछे चीज़ें छोड़ी हुई है ना, उनको क्लियर कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा एक तो यहाँ पर हमारा छूटा हुआ है फॉर्मेट पेंटर, एंड दूसरा यहाँ पर हमारा छूटा हुआ है चेंज केस, एंड तीसरा हमारा यहाँ पर छूटा हुआ है, इसको हम बोलते हैं क्लियर फॉर्मेटिंग। ठीक है, इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं पहले। सबसे पहले तो यहाँ पर हम देखेंगे फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर के अंदर क्या होता है, अब जैसे यहाँ पर हमारे कुछ पैराग्राफ्स लिखे हुए, हेडिंग्स लिखे हुए हैं, ठीक है, इसमें से यहाँ पर हम इतने हेडिंग्स को हटा देते हैं अभी, एंड यहाँ पर फर्स्ट वाले हेडिंग के ऊपर लिखेंगे हम हेडिंग 1। ठीक है, हेडिंग 1, एंड यहाँ पर इसको कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी शॉर्टकट की है कॉपी करने की, एंड कंट्रोल+V शॉर्टकट की है पेस्ट करने की। ठीक है, इसको हम हेडिंग 2 कर देंगे, एंड इसके ऊपर कंट्रोल V करके इसको हम कर देंगे हेडिंग 3। ठीक, क्लियर है। अब यहाँ पर हमने 3 हेडिंग्स बना लिए है ना। अब हमारा जो हेडिंग होता है, हेडिंग हमारा क्या होता है, थोड़ा सा स्टाइलिश होता है ना। जैसे हम कॉपी वगैरह के अंदर कुछ ऐसे वगैरह लिखते हैं किसी चीज़ का, है ना, तो उसके अंदर हम इस तरीके के हेडिंग्स देते हैं। जैसे इंट्रोडक्शन हो गया, या फिर जिस चीज़ के बारे में ऐसे लिख रहा है उसका एक हेडिंग हम दे देते हैं। ठीक है, तो वो जो हेडिंग हमारा होता है थोड़ा सा यूनिक होता है ना, मतलब हम उसको ब्लैक पेन से लिखते हैं या फिर उसके नीचे अंडरलाइन वगैरह कर देते हैं, उसको थोड़ा सा स्टाइलिश एंड अलग एंड यूनिक बनाते हैं। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर जो इन हेडिंग्स को हम दिखाई दे रहे हैं, ये जो हमको हेडिंग्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, इन हेडिंग्स के ऊपर भी हम स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं, एंड इनको भी स्टाइलिश बना सकते हैं, यूनिक बना सकते हैं इन पैराग्राफ्स के मैटर से। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन हेडिंग्स को सिलेक्ट करेंगे, एंड यहाँ पर इसके ऊपर कुछ फॉन्ट की स्टाइल अप्लाई कर देंगे। ठीक है, उसके बाद इसका साइज वगैरह बढ़ा देंगे। उसके बाद फिर इसको हम क्या कर देंगे, उसके बाद हम इसको कर देंगे बोल्ड तो ऑलरेडी है ही। उसके बाद फिर उसको कर देंगे इटैलिक, उसके बाद अंडरलाइन भी कर देंगे, एंड यहाँ पर उसके बाद हम अप्लाई कर देंगे उसके ऊपर हाईलाइट कलर, एंड फिर इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे हम फॉन्ट कलर। ठीक है, तो इस हेडिंग के ऊपर यहाँ पर हमने इतने सारे फॉर्मेट्स अप्लाई कर दिए हैं। ठीक है, उसकी फॉन्ट की स्टाइल भी चेंज कर दी है, उसका साइज भी बढ़ा दिया है, एंड उसको बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन जो भी करना था वो कर दिया है, एंड हाईलाइट कलर एंड फॉन्ट कलर वगैरह भी उसके ऊपर अप्लाई कर दिया है। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें इसके ऊपर अप्लाई कर दी है। अब इस फर्स्ट वाले हेडिंग की तरह हमको सेम टू सेम इस सेकंड वाले हेडिंग को भी करना है। ठीक है, मतलब इसके ऊपर जो फॉर्मेट्स अप्लाई किए हैं वो सेम टू सेम हमको इसके ऊपर भी अप्लाई करना है। मतलब इसके ऊपर जो फॉन्ट है, फॉर्मेट्स है, वो वैसे कि वैसे इसके ऊपर पेंट करना है ना। तो उसके लिए यहाँ पर हमको उसने ऑप्शन दिया हुआ है फॉर्मेट पेंटर का। ठीक है, मतलब यहाँ पर इस वाले टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करके मतलब क्लिक करके रखो। ठीक है, यहाँ पर हमने इसके ऊपर कहीं पर भी क्लिक कर दिया, कहीं पर भी क्लिक करके रखना है, एंड यहाँ पर आपको कर देना है फॉर्मेट पेंटर के ऊपर क्लिक। ठीक है, फॉर्मेट पेंटर के ऊपर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने इस तरीके से एक ब्रश का कर्सर आ जाएगा, है ना। अब इस ब्रश के कर्सर को आप किसी भी टेक्स्ट के ऊपर इस तरीके से अप्लाई करोगे तो वैसा कि वैसा फॉर्मेट यहाँ पर आपके इस टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई हो जाएगा, जो फॉर्मेट यहाँ पर था। ठीक है, तो ये काम होता है फॉर्मेट पेंटर का, मतलब फॉर्मेट्स को पेंट करना। ठीक है, मतलब इसके ऊपर हमने जो फॉर्मेट अप्लाई किए थे वैसे एक वैसे फॉर्मेट उसने इस वाले टेक्स्ट के ऊपर पेंट कर दिए हैं। ठीक है, इसलिए इसको हम बोलते हैं फॉर्मेट पेंटर। ओके, उसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पर आता है हमारा, इसके ऊपर भी अप्लाई कर दें हम, इसके ऊपर भी अप्लाई कर देते हैं हम फॉर्मेट पेंटर। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर हमारा ये फॉर्मेट पेंटर क्लियर हो गया। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारे यहाँ पर क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग क्या करता है, चेंज केस को अभी हम बाद में देख लेंगे, पहले हम क्लियर फॉर्मेटिंग देख लेते हैं। क्लियर फॉर्मेटिंग क्या करता है, यहाँ पर पहले यहाँ पर हम इन 2 हेडिंग्स के ऊपर से हेडिंग के स्टाइल को अप्लाई हटा लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट वाले हेडिंग के ऊपर यहाँ पर हम फॉर्मेट्स को अप्लाई रहने देंगे। क्लियर फॉर्मेटिंग यहाँ पर हमारे फॉर्मेट्स को क्लियर करता है, मतलब यहाँ पर इस वाले हेडिंग के ऊपर हमने जो भी फॉर्मेट्स अप्लाई किए हैं, ठीक है, मतलब इसकी फॉन्ट की जो स्टाइल चेंज करी है, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन, इसको जो भी किया है, हाईलाइट कलर दिया है, फॉन्ट कलर वगैरह दिया है, ठीक है, उन सारी चीज़ों को हमको एक ही बार में क्लियर करना है। मतलब इस वाले पूरे टेक्स्ट को हमको इसके जैसा बनाना है ना, मतलब ये पहले जैसा था वैसा हमको बनाना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम क्लियर फॉर्मेटिंग के ऊपर क्लिक कर देंगे। क्लियर फॉर्मेटिंग के ऊपर क्लिक करने के बाद सारे फॉर्मेट्स क्लियर हो जाएंगे जो हमने इसके ऊपर अप्लाई किए थे। ठीक है, बस एक चीज़ क्लियर नहीं होगी जो कि आपको दिखाई दे रही है। ठीक है,
क्लियर नहीं हुआ है, हाईलाइट कलर क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है। क्योंकि हाईलाइट कलर क्या होता है, हाईलाइट कलर हम किसी इंपॉर्टेंट चीज़ के लिए यूज़ करते हैं ना, किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक को हाईलाइट करने के लिए हम हाईलाइट कलर का यूज़ करते हैं। तो वो फॉर्मेट क्लियर से क्लियर करने पर डायरेक्टली क्लियर नहीं होता है, ठीक है। उसको क्लियर करने के लिए यहाँ पर हमको सिलेक्ट करना पड़ता है मीटर को, एंड यहाँ पर डाउन एरो पर क्लिक करने के बाद नो कलर करना पड़ता है, उसके बाद वो क्लियर होता है, ठीक है। इसको छोड़ करके यहाँ पर जितने भी फॉर्मेट्स दिखाई देते हैं वो सब क्लियर हो जाते हैं क्लियर फॉर्मेटिंग के ऊपर क्लिक करने के बाद, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई, ये हमारा क्लियर फॉर्मेटिंग था। उसके बाद फिर नेक्स्ट आ जाएगा हमारा फॉर्मेट पेंटर, सॉरी चेंज केस। अब यहाँ पर हम जितना भी नीचे का मैटर है इसको हटा देंगे, इन 2 लाइन को भी हटा देंगे, है ना। अब यहाँ पर इस फर्स्ट वाली लाइन को हम सिलेक्ट करेंगे, फर्स्ट वाली लाइन को सिलेक्ट करने के बाद कॉपी करेंगे एंड यहाँ पर डबल इंटर करेंगे, पेस्ट करेंगे, डबल इंटर पेस्ट, इसको एक ही बार इंटर करना, पेस्ट पेस्ट, ठीक है। इसको हमने 5 बार पेस्ट किया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमको चेंज केस के अंदर उसने दे रखे हैं 5 ऑप्शंस, ठीक है। इन 5 ऑप्शंस को यहाँ पर हम अलग अलग लाइन के ऊपर अप्लाई करके देखेंगे कि क्या चेंज लाइन के अंदर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट वाली लाइन को हमने सिलेक्ट किया एंड यहाँ पर जाएंगे चेंज केस पर, एंड यहाँ पर इसके ऊपर अप्लाई करेंगे सेंटेंस केस। तो इसके ऊपर आपने देखना क्या चेंज इसके अंदर आता है, ठीक है। कोई चेंज नहीं आया है ना, कोई चेंज इसलिए नहीं आया है क्योंकि यहाँ पर हमारा जो सेंटेंस केस है वो सेंटेंस केस क्या करता है कि इस पूरी लाइन के अंदर जो फर्स्ट वाला कैरेक्टर रहेगा, मतलब पैराग्राफ का जो फर्स्ट वाला कैरेक्टर रहेगा जहाँ से पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है फुल स्टॉप के बाद, ठीक है, वो जो फर्स्ट वाला कैरेक्टर रहेगा वो कैपिटल रहेगा, ठीक है। उसके बाद जितना भी पैराग्राफ रहेगा वो पूरा स्मॉल में चलेगा। अब देखो यहाँ पर इस लाइन के अंदर आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक के कोई कैपिटल वर्ड या फिर कैरेक्टर देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने इसके ऊपर अप्लाई किया है सेंटेंस केस। इसके अंदर केवल वी कैपिटल है। उसके बाद फिर ये वेन के अंदर डब्ल्यू कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल चल रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर नेक्स्ट आ जाता है हमारा सेकेंड वाली लाइन के ऊपर अप्लाई करेंगे हम लोअर केस। लोअर केस क्या करता है, लोअर केस सारे कैरेक्टर्स को स्मॉल कर देता है, ठीक है। अब इस पूरी लाइन के अंदर आपको कई बार भी कैपिटल कैरेक्टर देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है, सारे ही स्मॉल हो चुके हैं, है ना। इसको हम बोलते हैं लोअर केस। उसके बाद फिर यहाँ पर आ जाता है थर्ड वाला, इसको हम बोलते हैं अपर केस। अपर केस के अंदर क्या रहता है कि अपर केस इसका उल्टा हो जाएगा लोअर केस का, मतलब सारे ही कैरेक्टर्स उसमें कैपिटल हो जाएंगे। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट वाला आएगा फोर्थ वाला, उसके अंदर होता है हमारा कैपिटलाइज इच वर्ड। कैपिटलाइज इच वर्ड के अंदर क्या होता है, यहाँ पर आपको इसके नेम के अंदर ही दिखाई दे रहा है कैपिटलाइज इच वर्ड। कैपिटलाइज के अंदर आपको यहाँ पर सी कैपिटल दिखाई दे रहा है, इच के अंदर ई कैपिटल दिखाई दे रहा है, वर्ड के अंदर डब्ल्यू कैपिटल दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसको अप्लाई करेंगे इस लाइन के ऊपर। तो ये क्या करता है कि प्रत्येक वर्ड का मतलब हर एक कैरेक्टर, हर एक वर्ड का पहला वाला कैरेक्टर कैपिटल कर देता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर वीडियो का वी कैपिटल हो गया, प्रीवियस प्रोवाइड्स का यहाँ पर पी कैपिटल हो गया, पावरफुल का ए कैपिटल पी कैपिटल हो गया, वे का डब्ल्यू कैपिटल। इस तरीके से प्रत्येक वर्ड का पहला कैरेक्टर यहाँ पर ये कैपिटल कर देता है, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट वाला आता है वो इसका उल्टा हो जाता है, ठीक है। कैपिटलाइज इस वर्ड का उल्टा हो जाता है टॉगल के, जिसको हम बोलते हैं, जिसके अंदर क्या होता है कि कैरेक्टर का मतलब जो वर्ड होता है उस वर्ड का फर्स्ट वाला कैरेक्टर ये स्मॉल कर देता है एंड बाकी के कैरेक्टर्स को वो कैपिटल रहने देता है, ठीक है। अब ये नॉर्मल सी बात है कि ये चीज़ हम किसी टेक्स्ट के ऊपर या फिर किसी मैटर के ऊपर अप्लाई भी नहीं करते हैं ना, और ये सही तरीके से बहुत सारी चीज़ों के ऊपर अप्लाई भी नहीं होता। जैसे यहाँ पर वीडियो के ऊपर अप्लाई हुआ है लेकिन प्रोवाइड्स के ऊपर अप्लाई नहीं हुआ है। इसके बाद जितनी भी लाइन है यहाँ पर अप्लाई नहीं हुआ है, बस वैन के ऊपर अप्लाई हुआ है, ऑनलाइन के ऊपर अप्लाई हुआ है, वीडियो के ऊपर अप्लाई हुआ है, ठीक है। और ये चीज़ किसी यूज़ में भी नहीं आती है ना। ये जो 5वां ऑप्शन है ये नॉर्मल यूज़ में नहीं आएगा, है ना। यहाँ पर हमारा जो यूज़ में आएंगे वो ये 4 ऑप्शन रहेंगे, ठीक है। पहला तो यहाँ पर सेंटेंस केस, फिर लोअर केस, फिर अपर केस एंड कैपिटलाइज इस वर्ड, ठीक है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर हमारा स्टार्ट हो जाएगा पैराग्राफ। पैराग्राफ के अंदर क्या है, पैराग्राफ के अंदर सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है बुलेट्स। इसको हम बुलेट्स बोलते हैं। बुलेट्स के अंदर क्या रहेगा, बुलेट्स के अंदर क्या कर सकते हैं हम किसी भी चीज़ की लिस्ट बना सकते हैं, ठीक है। जैसे हमको नेम्स की लिस्ट बनानी किसी के, और नेम्स की लिस्ट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, नॉर्मली गिनती का यूज़ करते हैं। जैसे 1 डाला, उसके बाद उसका नाम लिखा, उसके बाद 2 डाला, उसके बाद सेकंड वाले का नाम लिखा, फिर 3rd डाला, उसके बाद 3rd वाले का नाम लिखा। तो उस तरीके की लिस्ट यहाँ पर हम बना सकते हैं अपने बुलेट्स की हेल्प से, ठीक है।
बुलेट्स के ऊपर क्लिक करेंगे डाउन एरो के ऊपर, तो यहाँ पर हमको कुछ बाय डिफॉल्ट इस तरीके की बुलेट्स दिखाई देगी, है ना। इसमें से कोई सी भी बुलेट हम अप्लाई कर लेंगे अपने इस टेक्स्ट के ऊपर या फिर इस पेज के ऊपर। हमने ये वाली बुलेट ले ली, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हमारी बुलेट्स स्टार्ट हो चुकी है ना। अब यहाँ पर हम कुछ भी लिखना स्टार्ट करेंगे। जैसे हमको नेम्स की लिस्ट बनानी है, तो यहाँ पर हमने नेम लिखना स्टार्ट करे, जैसे अजय। फिर अजय लिखने के बाद हमने जैसे इंटर करा, तो इंटर करने के बाद ऑटोमेटिकली सेकंड वाली बुलेट हमारी आ रही है, मतलब नेक्स्ट वाली बुलेट हमारी ऑटोमेटिकली जनरेट हो रही है ना। हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमको बस इंटर करने की ज़रूरत पड़ी। उसके बाद जैसे ही हमने सेकंड वाला नाम लिखा, उसके बाद जैसे इंटर किया, उसके बाद हमारी नेक्स्ट वाली वो जो है बुलेट आ गई है, ठीक है। उसके बाद थर्ड वाला नाम लिखा, उसके बाद इंटर किया, तो इस तरीके से हमारी ऑटोमेटिकली एक लिस्ट बनती चली जाएगी। यहाँ पर हम कुछ भी लिखेंगे एंड इंटर करेंगे, ऑटोमेटिकली हमारी एक लिस्ट बन जाएगी, ठीक है। बुलेट्स ऑटोमेटिकली आती जाएगी। क्लियर है ये चीज़। अब यहाँ पर हमने बुलेट्स ले ली है, ठीक है। अब यहाँ पर हमको लग रहा है कि हमारी लिस्ट कंप्लीट हो चुकी है। अब हमको बुलेट्स को बंद करना है, तो बुलेट्स को बंद करने के लिए हम क्या करेंगे, बुलेट्स को बंद करने के लिए यहाँ पर हम एक बार इंटर करेंगे। एक बार इंटर करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट वाली बुलेट आ रही है, ठीक है। ये नेक्स्ट वाली बुलेट आ रही है। अब हमको बिना कुछ टाइप किए एक बार और इंटर कर देना है, तो हमारी बुलेट्स यहाँ पर बंद हो जाएगी, ठीक है। अब हम कुछ भी लिखेंगे तो नॉर्मली वो इस तरीके से बिना बुलेट्स के लिखाएगा, विदाउट बुलेट्स, ठीक है। अब अगर हमको बुलेट्स को फिर से स्टार्ट करना है, तो फिर से स्टार्ट करने के लिए नॉर्मली हम क्या करेंगे, बैक स्पेस कर देंगे। यहाँ पर हम ऊपर आ गए, ठीक है। अब उसके बाद इंटर करेंगे तो हमारी फिर से बुलेट्स कंटिन्यू हो जाएगी, ठीक। ये चीज़ होती है बुलेट्स के अंदर, है ना। यार ये चीज़। अब इस बुलेट की स्टाइल चेंज करना है, तो स्टाइल चेंज करने के लिए यहाँ पर इस पूरे मैटर को एक साथ सेलेक्ट कर लेंगे एंड डाउन एरो के ऊपर क्लिक करेंगे एंड कोई सी भी बुलेट की स्टाइल ले लेंगे, ठीक है। ये चीज़ हो जाती है बुलेट्स के अंदर, ठीक। फिर नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है हमारा नंबरिंग्स। ये बुलेट्स था, इसके साइड में जो दिखाई दे रहा है इसको हम नंबरिंग्स बोलेंगे। ये भी सेम ऐसे ही वर्क करेगा जिस तरीके से हमारा बुलेट्स वर्क कर रहा था, लेकिन नंबरिंग के अंदर इसके फॉर्मेट्स अलग हो जाएंगे, ठीक है। नंबर के अंदर इसके फॉर्मेट्स आएंगे, नंबर के फॉर्मूले पर अप्लाई कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद लिस्ट बनाना स्टार्ट करेंगे। जैसे यहाँ पर फर्स्ट वाला नाम लिखा एंड इंटर किया, इंटर करने के बाद यहाँ पर अब ऑटोमेटिकली सेकंड वाला नंबर जनरेट हो रहा है, ठीक है। जिस यहाँ पर हम दूसरा नाम लिखेंगे एंड जैसे इंटर करेंगे तो फिर नेक्स्ट वाला नंबर आ जाएगा। फिर उसके बाद थर्ड वाला नाम लिखेंगे एंड इंटर करेंगे तो फिर फोर्थ वाला नंबर आ जाएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट वाला नाम लिखेंगे, उसके बाद इंटर करेंगे तो नेक्स्ट वाला नंबर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अपने एक नंबरिंग वाली लिस्ट को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। हमको कुछ नहीं करना है, लिखना है एंड इंटर करना है, ठीक है। टाइप करना है एंड इंटर करना है, ऑटोमेटिकली सेकंड वाला नेक्स्ट वाला नंबर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमको लग रहा है कि हमारी लिस्ट कंप्लीट हो चुकी है, इस लिस्ट को भी बंद करना है, तो यहाँ पर नॉर्मली वही तरीका रहेगा जो बुलेट्स के अंदर था। एक बार इंटर करेंगे बिना कुछ टाइप किए, एक बार और इंटर कर देंगे, हमारी नंबरिंग्स की लिस्ट बन हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर नॉर्मली टेक्स्ट लिखाएगा। उसके बाद फिर से स्टार्ट करना है, तो फिर से स्टार्ट करने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, बैक स्पेस कर देंगे एंड फिर इंटर करेंगे तो फिर से कंटिन्यू हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है। उसके बाद इसका फॉर्मेट क्लियर करने के लिए भी, इसका फॉर्मेट, इसका जो स्टाइल है इसको चेंज करने के लिए भी यहाँ पर हम डाउन एरो के ऊपर क्लिक करेंगे एंड कोई सा भी स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं, कोई सा भी फॉर्मेट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है ये चीज़, है ना। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे मल्टी लेवल लिस्ट। मल्टी लेवल लिस्ट के अंदर हम क्या कर सकते हैं, मल्टी लेवल लिस्ट के अंदर हम अलग अलग लेवल्स की लिस्ट बना सकते हैं, जिसके अंदर अलग अलग तरीके के लेवल्स होते हैं। जैसे यहाँ पर हमने मल्टी लेवल लिस्ट के ऊपर क्लिक किया है, तो यहाँ पर हमको अलग अलग तरीके की लिस्ट के अंदर मतलब फॉर्मेट्स दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर अलग अलग तरीके के, जिसके अंदर यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है एक मेन हेडिंग, उसके अंदर उसका हमको दिखाई दे रहा है एक सब हेडिंग एंड उसके अंदर हमको दिखाई दे रहा है उसका चाइल्ड हेडिंग, ठीक है। मतलब इसी तरीके की लिस्ट को हम मल्टी लेवल लिस्ट कहते हैं, जिसके अंदर अलग अलग तरीके के लेवल्स होते हैं। जैसे ये फर्स्ट वाला मेन लेवल हो गया, उसके बाद इसका ये सब हो गया, उसके बाद ये इसके चाइल्ड हो गए, ठीक है। इसी तरीके की लिस्ट को बनाने का तरीका होता है मल्टी लेवल लिस्ट, ठीक है। फिर इस लिस्ट को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस लिस्ट को बनाने के लिए हम यहाँ पर पहले इस फॉर्मेट को सिलेक्ट कर लेंगे, किसी इनमें से किसी भी एक फॉर्मेट को। हमने फर्स्ट वाला फॉर्मेट सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब फर्स्ट वाला फॉर्मेट हमने सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पर 1 लिखा हुआ है। अब हमको एक मल्टी लेवल लिस्ट तैयार करनी है, जिसके अंदर अलग अलग लेवल्स के हेडिंग्स रहेंगे, ठीक है। मतलब उसके अंदर एक मेन हेडिंग रहेगा एंड फिर उसके अंदर उसके सब हेडिंग्स रहेंगे एंड फिर उसके अंदर उसके चाइल्ड हेडिंग्स रहेंगे। अगर हम एग्जाम्पल लें यहाँ पर होम का,
तो होम के अंदर हम मल्टी लेवल लिस्ट बना सकते हैं। किस तरीके से बना सकते हैं, यहाँ पर जो हमारा होम रहेगा उसको हम मल्टी लेवल लिस्ट का मेन हेडिंग मान लेंगे, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर जो दिखाई दे रहा है आपको क्लिपबोर्ड को हम मान लेंगे यहाँ पर इसका सब हेडिंग। एंड क्लिपबोर्ड के अंदर हमको जितने भी यहाँ पर ये दिखाई दे रहे हैं इनको हम सभी को मान लेंगे चाइल्ड हेडिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिस्ट बनाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले होम हमारा हो गया मल्टी लेवल लिस्ट का मेन हेडिंग। उसके बाद इंटर करेंगे। तो इंटर करने के बाद यहाँ पर सेकंड नंबर आ रहा है, लेकिन हमको सेकंड नंबर नहीं चाहिए, हमको यहाँ पर चाहिए सब हेडिंग, ठीक है। क्योंकि जो होम है, होम के सब हेडिंग के अंदर आएगा यहाँ पर क्लिपबोर्ड। तो क्लिपबोर्ड को सब हेडिंग के अंदर लिखने के लिए कीबोर्ड के अंदर जो टैब बटन होता है वो टैब बटन हमको प्रेस करना है, ठीक है। टैब बटन हम प्रेस करेंगे। तो टैब बटन प्रेस करते ही यहाँ पर हम मल्टी लेवल लिस्ट के सब हेडिंग के अंदर चले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो हमारा सब हेडिंग है उसको लिख देंगे। जैसे यहाँ पर हमारा सब हेडिंग है अभी क्लिपबोर्ड लिखने के बाद इंटर किया। इंटर जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर अब बी आ रहा है। अब हमको बी नहीं चाहिए, अब हमको क्लिपबोर्ड के चाइल्ड हेडिंग्स के अंदर हमको इन सारी चीज़ों को लिखना है जो यहाँ पर इसके अंदर हमको दी हुई है, ठीक है। जैसे कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, पेंटर वगैरह। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक बार और टैब बटन प्रेस करेंगे। टैब बटन प्रेस करेंगे तो फिर हम चाइल्ड हेडिंग में चले जाएंगे क्लिपबोर्ड के, ठीक है। अब चाइल्ड हेडिंग के अंदर हमको जो जो चीज़ें लिखनी है वो यहाँ पर लिख देंगे। जैसे यहाँ पर कट, फिर उसके बाद कॉपी, उसके बाद फिर पेस्ट के बाद यहाँ पर फिर फॉर्मेट, पेंटर। इस तरीके से अब यहाँ पर हमारी एक मल्टी लेवल लिस्ट पूरी तैयार हो चुकी है, जिसके अंदर हमने एक मेन हेडिंग बनाया है, उसके बाद उसके अंदर हमने एक सब हेडिंग बनाया है, उसके अंदर उसमें हमने चाइल्ड हेडिंग्स बनाया है। इस तरीके की लिस्ट को हम मल्टी लेवल लिस्ट कहते हैं, ठीक है। जैसे हमारा चूज द करेक्ट ऑप्शन वाला जो क्वेश्चन आता है एग्जाम्स वगैरह के अंदर, वो भी कुछ इसी तरीके से डिज़ाइन किया जाता है। जैसे यहाँ पर उसका एक जो क्वेश्चन होता है वो मेन वाला, फिर चूज द करेक्ट ऑप्शन वाला यहाँ पर आ जाता है। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन रहता है वो यहाँ पर ए के अंदर आ जाता है, एंड क्वेश्चंस के जो ऑप्शंस रहते हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर सेकंड वाला क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। तो सेकंड वाला क्वेश्चन स्टार्ट करने के लिए क्या करते हैं, अब यहाँ पर हमारी एक मल्टी लेवल लिस्ट कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अब हमको दोबारा से एक मल्टी लेवल लिस्ट तैयार करनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए यहाँ पर हम एक बार इंटर करेंगे। इंटर करा है तो यहाँ पर हमारा 5th नंबर आ रहा है, ठीक है। अब हमको 5th वाला हेडिंग नहीं चाहिए, तो 5th वाला हेडिंग नहीं चाहिए तो यहाँ पर एक बार और इंटर कर देंगे। तो एक बार और इंटर कर देंगे तो यहाँ पर हम सब हेडिंग के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर पहले सब हेडिंग के अंदर था ए, तो दूसरे सब हेडिंग के अंदर यहाँ पर आ गया है बी, ठीक है। अब हमको सब हेडिंग के अंदर कोई चीज़ लिखनी है, तो सब हेडिंग के अंदर हम कोई चीज़ लिख करके उसका सब हेडिंग बना सकते हैं। लेकिन अगर हमको फिर से मेन हेडिंग के अंदर ही जाना है तो यहाँ पर हम एक बार और इंटर कर देंगे। तो एक बार और इंटर करने के बाद यहाँ पर हम आ जाएंगे सब हेडिंग के अंदर, जैसे यहाँ पर मेन हेडिंग के अंदर। जैसे यहाँ पर पहले वाले मेन हेडिंग के अंदर 1 था, तो दूसरे वाले मेन हेडिंग के अंदर यहाँ पर आ गया 2, ओके। अब यहाँ पर हम दूसरी मेन हेडिंग की लिस्ट बना सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने लिखा इंसर्ट के अंदर पहला क्या है, पेजेस, ठीक है। यहाँ पर हम टैब बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे पेजेस, फिर इंटर करेंगे, फिर टैब बटन प्रेस करेंगे। अब इसके अंदर हमको जो भी दिया हुआ है, जैसे कवर पेज, उसके बाद ब्लैंक पेज, उसके बाद जो भी हमको चीज़ दी है उसके अंदर हमने लिख दी इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी इस तरीके से मल्टी लेवल लिस्ट बनती है जो हम आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। क्लियर है ये चीज़। उसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है इंक्रीज इंटेंट एंड डिक्रीज इंटेंट, इसको बोलते हैं। ये सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो गई, इसको हम हटा देते हैं एक बार के लिए। अब इंक्रीज इंटेंट एंड डिक्रीज इंटेंट समझने के लिए यहाँ पर हमको पहले एक पैराग्राफ लिखना पड़ेगा इस तरीके से। पैराग्राफ्स इंसर्ट करने के बाद यहाँ पर हमारा जो इंक्रीज इंटेंट एंड डिक्रीज इंटेंट है वो किस तरीके से काम करता है। अब जैसे यहाँ पर हमारा जो यहाँ पर हेडिंग लिखा हुआ है ये वाला फर्स्ट वाला पैराग्राफ, अब इसको हमको इंक्रीज करना है, मतलब आगे की तरफ ले जाना है। तो यहाँ पर हम फर्स्ट में क्लिक करके रखेंगे स्टार्टिंग में, एंड यहाँ पर इंक्रीज इंटेंट के ऊपर क्लिक करेंगे। जितना इसके ऊपर क्लिक करेंगे हमारा पैराग्राफ या अपना हेडिंग आगे की तरफ इंक्रीज होता जाएगा, और यहाँ पर एक ब्लैंक स्पेस हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। और अगर डिक्रीज करेंगे तो यहाँ पर ये पीछे आ जाएगा, इसको हम डिक्रीज बोल देते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर नेक्स्ट आ जाता है शॉर्ट को हम थोड़ा सा अभी लास्ट में देख लेंगे, उसके पहले हम यहाँ पर आगे की चीज़ें देख लेते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर नेक्स्ट जो दिखाई दे रहा है इसको अभी इग्नोर कर दीजिए, पैराग्राफ एंडिंग पॉइंट इसको हम बोलते हैं।
उसके पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं पैराग्राफ्स के अंदर अलाइनमेंट्स। अलाइनमेंट्स हमारे कितने तरीके के होते हैं यहाँ पर पैराग्राफ्स के अंदर? अलाइनमेंट्स हमारे 3 तरीके के होते हैं, ठीक है। एक तो होता है हमारा अलाइन लेफ्ट और उसके बाद एक होता है हमारा अलाइन सेंटर। जैसे हमने यहाँ पर इस पैराग्राफ को सिलेक्ट किया था तो इसका अलाइनमेंट अभी हो चुका है सेंटर, ठीक है। उसके बाद फिर एक अलाइनमेंट होता है राइट, मतलब यहाँ पर ये वाला अलाइनमेंट राइट वाला। अब इन 3 अलाइनमेंट्स के अंदर होता क्या है, जैसे यहाँ पर हमारा जो लेफ्ट वाला अलाइनमेंट है, अब जैसे मान लो हम यहाँ पर इन 3 पैराग्राफ्स, इन सारे पैराग्राफ्स को हटा देते हैं। यहाँ पर हमने फर्स्ट वाला ये पैराग्राफ रहने दिया। अब इस वाले पैराग्राफ के अंदर अप्लाई है लेफ्ट अलाइनमेंट, ठीक है ना। अब इसके अंदर हम इंटर करके कोई भी चीज़ लिखेंगे, टाइप करेंगे तो वो चीज़ बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट अलाइनमेंट से लिखाना स्टार्ट होगी, ठीक है। लेकिन अगर हम इस पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई कर दे अलाइनमेंट सेंटर वाला, अलाइन सेंटर इसको कर दिया। अब अलाइन सेंटर करने के बाद क्या होगा, इस पैराग्राफ के अंदर हम कोई भी चीज़ लिखेंगे इंटर करके वो सेंटर से लिखाना स्टार्ट होगी। क्लियर है ये चीज़, ठीक है। पेज के एकदम सेंटर से कोई भी चीज़ लिखाना स्टार्ट होगी सेंटर वाले अलाइनमेंट में, ठीक है। कंट्रोल Z किया। अब उसके बाद फिर आता है नेक्स्ट हमारा राइट अलाइनमेंट। अब राइट अलाइनमेंट के अंदर क्या होता है कि हमारा कोई भी चीज़ राइट अलाइनमेंट से लिखाना स्टार्ट होती है। जैसे यहाँ पर हमने यह पैराग्राफ लिया, ठीक है। अब इसके बाद इंटर करके हम कोई भी चीज़ लिखेंगे तो राइट अलाइनमेंट से लिखाएगी। कोई भी चीज़ टाइप होगी वो राइट अलाइनमेंट से टाइप होगी, है ना, इस तरीके से। क्लियर है? तो ये होते हैं हमारे अलाइनमेंट्स, ठीक है। अलाइनमेंट्स अपनी नीड के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं। ज़्यादातर जो हमारा अलाइनमेंट हम यूज़ करते हैं हमारा लेफ़्ट अलाइनमेंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद सेंटर अलाइनमेंट किसी कंडीशन के अंदर हम यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद जो ज़्यादातर यूज़ होता है हमारा लेफ़्ट अलाइनमेंट यूज़ होता है, और राइट अलाइनमेंट बहुत कम कंडीशंस के अंदर हम यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है हमारा, इसको हम बोलते हैं जस्टिफाई। जस्टिफाई क्या करता है, अब जैसे यहाँ पर हमारा पैराग्राफ है तो इसको हम हटा लेते हैं पहले, एंड इसका अलाइनमेंट वगैरह इसको हम हटा ही लेते हैं कंट्रोल Z करके। कंट्रोल Z किया, ठीक है। अब इतने पैराग्राफ्स हमारे पास आ गए। अब जस्टिफाई क्या करता है, जस्टिफाई यहाँ पर ये करता है कि हमारा जो पैराग्राफ है उसके अंदर जो भी आगे पीछे लाइनें लिखी हुई है उनको एकदम सेम सीक्वेंस में जमा देता है। जैसे यहाँ पर हमारे पैराग्राफ की जो फर्स्ट वाली स्टार्टिंग वाली लाइन से यह तो एकदम सीक्वेंस में जमी हुई है, लेकिन जो लास्ट वाली लाइन है वो आगे पीछे है, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये चूज़ ए के बाद यहाँ पर ये आगे आ गया है, ठीक है, ये वैन पीछे चला गया है, इस तरीके से आगे पीछे लाइन्स हो गई। तो इन लाइन्स को एकदम सीक्वेंस में जमाने के लिए यहाँ पर पूरा मैटर को हम सिलेक्ट करेंगे एंड इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे जस्टिफाई। तो यहाँ पर हमारे जो लाइन्स रहेगी वो एकदम सीक्वेंस में जम जाएगी, मतलब अपने आप को इस तरीके से एडजस्ट कर लेगी कि वो एकदम लास्ट में कोई स्पेस नहीं छोड़ेगी, ठीक है, आगे पीछे वर्ड वो नहीं करेगी, एकदम सीक्वेंस में जम जाएगी। तो इससे क्या होता है कि हमारा मैटर थोड़ा सा और अट्रैक्टिव एंड अच्छा दिखाई देता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर आ जाते हैं, इसको बोलते हैं हम लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग के अंदर यहाँ पर हम पैराग्राफ्स के लाइन के बीच की लाइन की स्पेस बढ़ा सकते हैं, ठीक है। पैराग्राफ्स के बीच में जो यहाँ पर स्पेस होती है लाइन की, उन लाइन की स्पेस को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने इतने पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, उसके बाद यहाँ पर जाएंगे लाइन स्पेसिंग पर और यहाँ पर हम लाइन की स्पेस को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर अभी 3.0 हमने कर दी तो स्पेस बढ़ चुकी है यहाँ पर बहुत सारी। उसके बाद फिर हम इसको कम भी कर सकते हैं, 1.15 यहाँ पर नॉर्मली हमारी स्पेस चलती है जिसके अंदर हम डॉक्यूमेंटेशन वर्क करते हैं, और 1.0 इसके लास्ट वो दे रखी है स्पेसिंग, ठीक है। इससे कम हम नहीं कर सकते, ठीक है, इससे कम होती भी नहीं है, नॉर्मली जो चलती है 1.15 चलती है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट आ जाता है हमारा हाईलाइट कलर। हाईलाइट कलर इसको हम नहीं बोलते, इसको यहाँ पर हम बोलेंगे शेडिंग, ठीक है, क्योंकि शेडिंग जो होता है वो बॉक्स के अंदर अप्लाई होता है, मतलब एक टेबल जो हमारी होती है टेबल के अंदर अप्लाई होता है, ठीक है। ये वाला जो हाईलाइट कलर है हमारा, ये वाला हाईलाइट कलर हम टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करते हैं, और ये वाला जो आपको शेडिंग दिखाई दे रहा है इस शेडिंग को हम एक टेबल के अंदर अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो टेबल के अंदर अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको पहले बॉर्डर्स देनी पड़ेगी किसी भी चीज़ के ऊपर, ठीक है। तो ये जो शेडिंग यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, इस शेडिंग को भी यहाँ पर हम क्लियर नहीं करते, इसको भी हम छोड़ देंगे। जब हम यहाँ पर इंसर्ट पढ़ेंगे तो इंसर्ट के अंदर जो हमारा टेबल रहेगा, इस टेबल के अंदर हम शेडिंग को क्लियर कर लेंगे कि वो शेडिंग किस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। अभी उसको हम यहाँ पर इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। नॉर्मल कुछ नहीं है उसके अंदर, यहाँ पर हम हाईलाइट कलर इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, है ना। जैसे यहाँ पर हमारा ये वाला टेक्स्ट कलर हाईलाइट अप्लाई कर रहा था, ठीक है।
तो पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं बॉर्डर्स के अंदर क्या रहता है। अब हमने यहाँ पर अपने इस पूरे मैटर को सिलेक्ट किया, उसके बाद यहाँ पर बॉर्डर के ऊपर डाउन एरो के ऊपर क्लिक किया, ठीक है। अब यहाँ पर हमको बॉर्डर के अंदर पहले दिखाई दे रहा है बॉटम बॉर्डर, मतलब अगर हम इस पूरे पैराग्राफ के इस पूरे मैटर के बॉटम के अंदर एक बॉर्डर देना चाहते हैं तो यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेंगे बॉटम बॉर्डर, ठीक है। तो यहाँ पर बॉटम के अंदर एक बॉर्डर आ जाएगी, क्लियर है। उसके बाद फिर यहाँ पर नेक्स्ट है टॉप बॉर्डर, तो टॉप के अंदर एक बॉर्डर आ जाएगी जो आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर। उसके बाद फिर नेक्स्ट आता है यहाँ पर लेफ्ट बॉर्डर, लेफ्ट साइड में एक बॉर्डर आ जाएगी। उसके बाद फिर आता है यहाँ पर नेक्स्ट राइट बॉर्डर, राइट साइड में एक बॉर्डर आ जाएगी, क्लियर है। उसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है ऑल बॉर्डर्स। 9 बॉर्डर्स को भी हम देखेंगे, 9 बॉर्डर्स को हम बाद में देखेंगे, पहले यहाँ पर हम देखेंगे ऑल बॉर्डर्स। ऑल बॉर्डर्स के अंदर क्या रहता है, ऑल बॉर्डर्स के अंदर ये होता है कि पूरे पैराग्राफ के ऊपर बॉर्डर्स अप्लाई हो जाती है, ठीक है। जैसे यहाँ पर बीच के अंदर भी बॉर्डर्स आ गई जहाँ से हमारा पैराग्राफ एंड हो रहा है, ठीक है। मतलब जो सेकंड वाला पैराग्राफ जहाँ से स्टार्ट हो रहा है और जहाँ से हमारा पैराग्राफ एंड हो रहा है उसके बीच में भी बॉर्डर आ जाएगी, ठीक है। तो ये ऑल बॉर्डर्स हो गए। अब इन सारी बॉर्डर्स को हटाने के लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया हमको नो बॉर्डर, तो सारी बॉर्डर्स हट जाएगी, ठीक है, क्लियर है बॉर्डर्स। अब बॉर्डर्स पे ज़्यादातर हमारा जो नॉर्मली टेबल के अंदर यूज़ होता है ना, हम यहाँ पर किसी टेक्स्ट वगैरह के अंदर उसको यूज़ नहीं करते हैं, है ना। नॉर्मली अगर बॉटम में, टॉप में, लेफ्ट में, राइट में अगर हमको बॉर्डर देने की ज़रूरत पड़ी है तो यहाँ से हम दे सकते हैं, क्लियर है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है स्टाइल। अब स्टाइल पर जाने से पहले यहाँ पर हमने एक चीज़ छोड़ी है, शॉर्ट को हम यहाँ पर देख लेते हैं क्या होता है। शॉर्ट क्या होता है हमारा, शॉर्ट के अंदर यहाँ पर हमको दिखाई देते हैं असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर्स, ठीक है। अब असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर्स हम सब ने पढ़े हुए हैं। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर्स किसको बोलते हैं, असेंडिंग ऑर्डर उसको बोलते हैं हम जहाँ से हमारी चीज़ें स्टार्ट होती है। जैसे यहाँ पर हमने मान लो हमारी जो गिनती होती है, ठीक है। अब गिनती अगर 1 से स्टार्ट हो रही है और 10 पर एंड हो रही है तो वो असेंडिंग ऑर्डर में लिखी हुई है, ठीक है। लेकिन अगर वो 10 से स्टार्ट हो रही है एंड 1 पर एंड हो रही है तो फिर वो डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर लिखी हुई है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर हमने जो असेंडिंग ऑर्डर से डिसेंडिंग ऑर्डर से उसको देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम गिनती लिखेंगे पहले, तो जैसे हमने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारी ये गिनती लिखी हुई है ये असेंडिंग ऑर्डर्स में लिखी हुई है, 1 से लेकर स्टार्ट हो रही है और 10 पर एंड हो रही है, ठीक है। तो इस गिनती को डिसेंडिंग ऑर्डर में पहुँचाने के लिए यहाँ पर हम जाएंगे सॉर्ट पर, पहले इस पूरी गिनती को सिलेक्ट करेंगे इस तरीके से, एंड फिर यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है असेंडिंग, तो असेंडिंग के ऊपर तो क्लिक है पहले से ही। अभी हमारी जो गिनती है वो पहले से असेंडिंग ऑर्डर के अंदर है। अब इसको डिसेंडिंग ऑर्डर करने के लिए यहाँ पर हम डिसेंडिंग के ऊपर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर ओके कर देंगे। तो यहाँ पर हमारी जो गिनती रहेगी वो डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। मतलब 10 से स्टार्ट होगी और 1 पर एंड हो जाएगी, ठीक है, क्लियर है ये चीज़। अब ये चीज़ हमारी ABCD मतलब कैरेक्टर्स के ऊपर, अल्फ़ाबेट्स के ऊपर भी काम करती है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमें लिखेंगे ABCD ABCD, इसको हम आगे पीछे भी लिख सकते हैं, ठीक है। आगे पीछे लिखेंगे और उसके बाद उसके ऊपर अप्लाई करेंगे सॉर्टिंग, तो वो फिर एकदम सीक्वेंस में जम जाएगी, ठीक है ना। ये हमने यहाँ पर इस तरीके से हमारी ABCD लिख दी, ठीक है। इसको सिलेक्ट किया पूरा मैटर को, ABCD को सिलेक्ट किया, उसके बाद जाएंगे सॉर्टिंग पर एंड हमको किस ऑर्डर में इसको जमाना है अब यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है तो असेंडिंग पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर ओके करेंगे, ठीक है। तो जो हमारी गिनती उल्टी सीधी लिखी हुई थी, आगे पीछे लिखी हुई थी, वो एकदम सीक्वेंस में जंप करके आ चुकी है। जैसे ABCDEF, F के बाद यहाँ पर E के बाद D के बाद यहाँ पर E के बाद F नहीं आया, उसके बाद H, उस तरीके से यहाँ पर पूरी सीक्वेंस में ये हमारी जो ABCD है वो Z तक के जम चुकी है, ठीक है ना। अब इसको असेंडिंग से डिसेंडिंग करना है तो यहाँ पर जाएंगे सॉर्ट पर एंड डिसेंडिंग पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर ओके, ये यहाँ पर स्टार्ट हो गया हमारा Z से एंड यहाँ पर एंड हो गई A पर, ठीक है। तो ये सॉर्टिंग होती है ना। अब इस चीज़ का यूज़ हम कहाँ पर करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन के लिए। अब जैसे मान लो हमारे पास लिस्ट है लोगों की, अब उस लिस्ट के अंदर बहुत सारे नाम है, जिसके अंदर हमको क्या करना है, उस लिस्ट को अल्फ़ाबेट्स के अकॉर्डिंग जमाना है। मतलब जिसका नाम A से स्टार्ट हो रहा है उसको स्टार्टिंग में लाना है, जिसका B से स्टार्ट हो रहा है उसको उसके बाद लाना है, जिसका C से स्टार्ट हो रहा है उसको उसके बाद लाना है, ठीक है। तो फिर यहाँ पर उस तरीके से करने के लिए क्या करेंगे हम, उस तरीके से करने के लिए यहाँ पर हम उन पूरे नेम्स को इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे, उस पूरी लिस्ट को इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे एंड नॉर्मली उसको हमको अगर अल्फ़ाबेट्स के फॉर्म में जमाना है, ठीक है, तो जमाने के लिए यहाँ पर हमको कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। हम पूरे मैटर को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद जाएंगे यहाँ पर सॉर्ट पर एंड असेंडिंग ऑर्डर पर क्लिक कर देंगे एंड ओके कर देंगे।
तो हमारे जो नेम्स रहेंगे वो ऑटोमेटिकली ए, जिसका नाम ए से स्टार्ट हो रहा होगा वो स्टार्टिंग में आ जाएगा, जिसका बी से स्टार्ट हो रहा होगा वो उसके बाद आएगा, जिसका सी से स्टार्ट हो रहा होगा वो उसके बाद आएगा, जिसका डी से स्टार्ट हो रहा होगा वो उसके बाद आएगा। इसी तरीके से पूरे जेड तक के हमारे नेम की लिस्ट जो है वो जम जाएगी। एंड अपना बहुत सारा काम, मतलब बहुत जिसके अंदर टाइम लगता है, वो टाइम लगने वाला काम 1-2 मिनट में कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर वर्ड के अंदर उसने हमको बहुत सारी चीज़ें ऐसी दे दी है जिसके अंदर हम डॉक्यूमेंटेशन वर्क नॉर्मली आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी क्लियर हो गई। उसके बाद फिर यहाँ पर नेक्स्ट आ जाता है हमारा स्टाइल। स्टाइल के अंदर हमको दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे स्टाइलिश प्री डिज़ाइन फॉर्मेट्स। ठीक है, अब यहाँ पर इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इन पैराग्राफ्स को, इन हेड ABCD को हटा लेंगे एंड यहाँ पर पैराग्राफ्स इंसर्ट करेंगे। ठीक है, नीचे के जो पैराग्राफ्स हैं इनको हटा लेते हैं। अब यहाँ पर फर्स्ट वाला हमने पैराग्राफ सेलेक्ट किया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है स्टाइल के अंदर हमको उसने कुछ प्री डिज़ाइन फॉर्मेट्स दे दिए हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमारा जो फॉन्ट वाला है इसके अंदर जितने भी फॉर्मेट्स आपको दिखाई देते हैं, अगर मान लो इस पैराग्राफ के ऊपर हमको कोई सा फॉन्ट या फिर इस पैराग्राफ के ऊपर हमको कोई सा फॉर्मेट अप्लाई करना है, तो फॉर्मेट अप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर फॉन्ट के अंदर जो जो चीज़ हमको अप्लाई करनी रहती है वो यहाँ पर हम अप्लाई कर लेते हैं। जैसे इसको बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, इसकी फ़ॉन्ट की फैमिली चेंज करना है, इसका साइज़ वगैरह बढ़ाना है, इसको हाईलाइट करना है, फ़ॉन्ट कलर वगैरह देना है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ से करते हैं। ठीक है, लेकिन हमको स्टाइल के अंदर उसने कुछ इस तरीके से ऑप्शन दे दिया है कि हम यहाँ पर एक जो कोई सी भी हमको स्टाइल बार बार लगती है, मतलब जो फॉर्मेट हमको बार बार यूज़ में आता है, वो फॉर्मेट यहाँ पर हम प्री डिज़ाइन मतलब पहले से डिज़ाइन करके रख सकते हैं एंड उसको एक क्लिक में किसी भी पैराग्राफ के ऊपर एक ही बार में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, इस तरीके से कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर हमने क्लिक किया डाउन एरो के ऊपर, तो यहाँ पर हमारे सामने जितने भी इसके अंदर स्टाइल थी वो सारी की सारी हमारे सामने खुल गई है। अब इसमें से किसी भी एक स्टाइल को हम सिलेक्ट करेंगे इस तरीके से एंड उसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे। ठीक है, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है मॉडिफाई का। ठीक है, मॉडिफाई वाले ऑप्शन के अंदर हम जाएंगे। मॉडिफाई वाले ऑप्शन के अंदर जाने के बाद यहाँ पर पहले तो नेम हमको लिखने का वो दे रहा है। ठीक है, कि आप यहाँ पर इस डिज़ाइन को किस नेम से रखना चाहते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको रख देंगे माई स्टाइल। ठीक है, माई स्टाइल इसका हमने नाम रख दिया। उसके बाद यहाँ पर इनके अंदर हम जो भी फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम सबसे पहले तो इसकी फ़ॉन्ट की फैमिली चेंज कर सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग, जो भी हमको फ़ॉन्ट फैमिली चाहिए वो यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर इसका साइज़ हमको जितना भी चाहिए वो हम यहाँ पर रख लेंगे। जैसे हमको 12 चाहिए तो यहाँ पर हमने 12 ले लिया। उसके बाद इसके अंदर को बोल्ड अप्लाई करना है कि नहीं, इसको इटैलिक करना है कि नहीं, इसके बाद इसके अंदर अंडरलाइन देना है कि नहीं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद इसका कलर भी हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, ये चीज़ भी क्लियर है। फिर उसका अलाइनमेंट हमको क्या रखना है वो चीज़ भी यहाँ पर हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमको उसको सेंटर अलाइनमेंट में रखना है तो सेंटर अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। उसके बाद इसको राइट अलाइनमेंट में रखना है तो राइट अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। उसको जस्टिफाई रखना है तो जस्टिफाई सेट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर हम उसके अंदर जो भी फॉर्मेट्स अप्लाई करना चाहते हैं वो सारे अप्लाई कर देंगे। उसके बाद फिर इसको सिंपली ओके कर देंगे। अब यहाँ पर हमने ओके कर दिया है तो देखो यहाँ पर माई स्टाइल नाम का हमारा एक फॉर्मेट बन करके तैयार हो चुका है। ठीक है, अब इस फॉर्मेट को हम अपने किसी भी टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं एक क्लिक में। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम एक पैराग्राफ और इंसर्ट करेंगे, RAND, उसके बाद ब्रैकेट ओपन। अब इस ब्रैकेट के अंदर हमको जितने पैराग्राफ चाहिए उतने पैराग्राफ्स की हम क्वांटिटी भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमको एक पैराग्राफ चाहिए तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1 एंड फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो इस पैराग्राफ के अंदर हमने जितनी क्वांटिटी लिखी है उतने ही पैराग्राफ्स इंसर्ट होंगे। ठीक है, इंटर किया तो केवल एक पैराग्राफ इंसर्ट हुआ है। ठीक है, अब जैसे मान लो इस पैराग्राफ के ऊपर भी हमको ये वाला फॉर्मेट अप्लाई करना है जो हमने यहाँ पर इस पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई किया है। ठीक है, तो यहाँ पर नॉर्मली इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे एंड माई स्टाइल के ऊपर क्लिक कर देंगे। ये ऐसा कैसा फॉर्मेट यहाँ पर अप्लाई हो गया। ठीक है, अब हमको यहाँ पर इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि मतलब यहाँ से इसका बार बार फ़ॉन्ट फैमिली चेंज करो, फ़ॉन्ट साइज चेंज करो, उसके बाद बोल्ड करो, इटैलिक करो, कलर वगैरह चेंज करो, वो सारी चीज़ें हमको यहाँ पर नहीं करनी पड़ी। ठीक है, हमने एक बार इसको स्टाइल को बना करके यहाँ पर रख लिया। उसके बाद इसको किसी भी टेक्स्ट के ऊपर बार बार अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है आपको कि आपको यहाँ पर हेडिंग 1 और हेडिंग 2 को मॉडिफाई नहीं करना है। इस तरीके से हम जो राइट क्लिक करते हैं और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो ये हमारा ऑप्शन आता है मॉडिफाई वाला, ठीक है,
इस मॉडिफाई वाले ऑप्शन को हमको यहाँ पर यूज़ नहीं करना है हेडिंग 1 और हेडिंग 2 के ऊपर, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ हमारी आगे चलकर यूज़ होती है। यहाँ पर हमारा जो दिखाई देता है आपको इंसर्ट के अंदर लिंक्स, ठीक है, ये हाइपर लिंक के अंदर वो चीज़ यूज़ होती है, तो उसको वहाँ पर नहीं छेड़ना है, ठीक है, उसको वैसा कि वैसे रहने देना है। उसके अलावा यहाँ पर जितने भी दिखाई देता है इनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, केवल हेडिंग 1 और हेडिंग 2 को, ठीक है। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट हमारा आ जाएगा एडिटिंग के अंदर क्या है, पहले हम Ctrl+Z करके इनको हटा लेते हैं। अब एडिटिंग के अंदर हमको दिखाई दे रहा है यहाँ पर सबसे पहले फाइंड का मतलब क्या होता है, फाइंड का मतलब होता है किसी भी चीज़ को ढूंढना मतलब फाइंड करना। अब फाइंड क्या कर सकते हैं हम अपने मैटर के अंदर से किसी भी चीज़ को या फिर किसी भी वर्ड को, किसी भी कैरेक्टर को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो हमको किसी का नेम फाइंड करना है, मतलब हमारे पास मान लो लोगों की लिस्ट बनी हुई है पर्सन्स की, उस लिस्ट के अंदर हमको किसी का नाम फाइंड करना है, ठीक है। और नाम फाइंड करने के लिए यहाँ पर हम सिंपली फाइंड के ऊपर क्लिक करेंगे। फाइंड के ऊपर क्लिक करने के बाद फाइंड के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमको जो भी वर्ड फाइंड करना है, जो भी कैरेक्टर फाइंड करना है, तो यहाँ पर उसको इस सर्च बार के अंदर हम लिख देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमको मान लो इस पैराग्राफ के अंदर जो भी चीज़ लिखी हुई है उसमें से कोई सा भी एक कैरेक्टर हम देख लेंगे एंड उसको हमको फाइंड करना है। जैसे यहाँ पर मान लो ये डॉक्यूमेंट, अब हमको देखना है कि डॉक्यूमेंट वर्ड हमारा इस पूरे मैटर के अंदर कितनी बार लिखा है और कहाँ लिखा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट, ठीक है, हमने लिखा डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर देखो डॉक्यूमेंट हमने जैसे ही यहाँ पर लिखा तो यहाँ पर हमारा जहाँ पर डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है वो यहाँ पर इस तरीके से हाईलाइट होकर हमारे सामने आ चुका है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है किसी भी चीज़ को फाइंड करने के लिए, है ना। फिर उसके बाद हमने इसको बैक स्पेस किया। बैक स्पेस करने के बाद कोई दूसरा वर्ड भी हम देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया वीडियो लिखने के बाद यहाँ पर जहाँ पर वीडियो लिखा हुआ है वो हमको यहाँ पर इस तरीके से शो हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है शॉर्टकटली किसी भी चीज़ को फाइंड करने के लिए, है ना। जैसे मान लो अब हमारे पास लिस्ट है नेम्स की, अब नेम्स की लिस्ट के अंदर से हमको किसी का नाम फाइंड करना है। जैसे विजय का नाम हमको फाइंड करना है, तो विजय का नाम हमारी पूरी लिस्ट के अंदर जहाँ पर भी होगा वो हमारे सामने हाईलाइट होकर के आ जाएगा। जिस तरीके से हमारा डॉक्यूमेंट हाईलाइट होकर के आया था और उसके बाद वीडियो हाईलाइट होकर के आया था, उसी तरीके से हमारा विजय भी हाईलाइट होकर के आ जाएगा हमारी लिस्ट के अंदर अगर उसका नाम है तो, ठीक है। ये चीज़ हो गई क्लियर। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा रिप्लेस। अब रिप्लेस का मतलब क्या होता है, रिप्लेस का मतलब होता है बदल देना, ठीक है, उसको चेंज कर देना। अब यहाँ पर जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है डॉक्यूमेंट। अब रिप्लेस का मतलब वो होता है बदलना, मतलब यहाँ पर हम किसी भी चीज़ को, किसी भी वर्ड को बदल सकते हैं, ठीक है, किसी दूसरे वर्ड के अंदर, है ना। जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है डॉक्यूमेंट। अब इस डॉक्यूमेंट वर्ड को हमको चेंज कर देना है किसी दूसरे वर्ड के अंदर। तो यहाँ पर हम जाएंगे रिप्लेस के अंदर एंड जो वर्ड यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर रखा है, ठीक है, डॉक्यूमेंट हमने सेलेक्ट कर रखा है, तो यहाँ पर फाइंड वर्ड के अंदर ऑलरेडी आ चुका है डॉक्यूमेंट, क्योंकि हमने डॉक्यूमेंट पहले से ही सिलेक्ट कर रखा है। उसके बाद हमने रिप्लेस के ऊपर क्लिक किया था, ठीक है। अब उसके बाद रिप्लेस विद के अंदर हमको वो वर्ड लिखना है जिस वर्ड के अंदर हमको इस डॉक्यूमेंट वर्ड को कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है तो यहाँ पर हम लिख देंगे पेजेस, ठीक है, पेजेस लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर कर देंगे रिप्लेस। तो देखो यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट था वो पेजेस के अंदर रिप्लेस हो चुका है, ठीक है ना। अब उसके बाद यहाँ पर हम उसने सेकंड वाला जो डॉक्यूमेंट फाइंड करा है वो यहाँ पर करा है। अब इसको हम रिप्लेस करेंगे तो ये भी रिप्लेस हो जाएगा एंड डॉक्यूमेंट्स के अंदर, डॉक्यूमेंट से पेजेस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर हम रिप्लेस ऑल कर देंगे तो जहाँ जहाँ पर डॉक्यूमेंट लिखा हुआ रहेगा वहाँ पर सारी जगहों पर आ जाएगा पेजेस, ठीक है। देखो हमने रिप्लेस ऑल किया है, तो रिप्लेस ऑल करने के बाद उसने वी मेड 3 रिप्लेसमेंट्स, ठीक है, मतलब उसने रिप्लेस ऑल करने के बाद 3 बार रिप्लेसमेंट किए हैं डॉक्यूमेंट से पेजेस के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे पहले तो उसने यहाँ पर किया होगा, उसके बाद फिर उसने यहाँ पर किया होगा, उसके बाद फिर उसने नेक्स्ट वाला यहाँ पर, ठीक है। ये 3 जगहों पर उसने डॉक्यूमेंट को पेजेस के अंदर कन्वर्ट किया है, ठीक। तो ये चीज़ हो गई रिप्लेस। अब रिप्लेस हमारा कहाँ पर यूज़ होता है, रिप्लेस हमारा उस कंडीशन के अंदर यूज़ होता है जैसे मान लो हमारा कोई सा लिस्ट बनी हुई हमारी किसी पर्सन्स की, है ना। अब उस लिस्ट के अंदर किसी का नाम हमसे गलत लिखा गया है, किसी का मोबाइल नंबर गलत लिखा गया है, या फिर किसी का आधार नंबर गलत, जो भी चीज़ हमने डेटा फिल करके रखा हुआ है उसके अंदर कोई भी चीज़ हमसे गलत लिखा गई है, तो उस गलत लिखी हुई चीज़ को हम रिप्लेस कर सकते हैं इस रिप्लेस वाले ऑप्शन से, ठीक है। ये चीज़ हो गई क्लियर। उसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पर लास्ट आ जाता है सिलेक्ट।
सेलेक्ट से हम क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट से नॉर्मली हम यहाँ पर सेलेक्ट ऑल अगर करेंगे तो हमारा जो मेटर वगैरह रहेगा वो इस तरीके से सिलेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो सिलेक्ट यहाँ पर नॉर्मली यूज़ में आने वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मली ये काम हम इस तरीके से भी कर सकते हैं माउस से सिलेक्ट करके। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी क्लियर हो गई है ना। तो ये था हमारा पूरा होम मेन्यू, जो कि बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही ईजी था, है ना, और इसको बहुत ही आसानी से हमने कंप्लीट कर लिया है। अब उसके बाद जो हम स्टार्ट करेंगे हमारा इंसर्ट के अंदर हमको थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि इसके अंदर जो हमको उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें दे रखी है, जैसे यहाँ पर टेबल है, टेबल के बाद यहाँ पर उसने हमको दे रखा है चार्ट भी हमारा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर रहेगी। उसके बाद फिर हाइपर लिंक्स वगैरह है इसके अंदर, हाइपर लिंक्स के बाद यहाँ पर बुक मार्क वगैरह है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, जिनकी हेल्प से यहाँ पर हम डॉक्यूमेंटेशन वर्क के अंदर बहुत सारा इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करेंगे, क्योंकि हमारा होम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट वाले लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करेंगे इंसर्ट को। ठीक है।